Hello students, welcome to you in our online classes. Today we will learn SST class 8th history chapter 4 tribal Degus and the vision of a golden age. Tribal mean आदिवासी, Degus को कहते थे बाहरी लोगों को, आउटसाइडर्स को कहते थे Degus एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज मतलब उनका एक विजन था कि हमारा जो स्वर्ण युग है वो फिर से वापस आए। ऐसे स्वर्ण युग का उनका एक विजन था, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अब कंट्री साइड में यानी रूरल एरियाज में भी अपना जो राज था, अपना जो शासन था वो स्टैब्लिश कर दिया था। अब उनका एक उद्देश्य था कि अब जो हमारे ट्राइबल्स थे, जो जंगलों में रहते थे, जो आउटसाइड में रहते थे, प्रशासनिक क्षेत्र से जो बाहर रहते थे, अब उनको कैसे कैप्चर किया जाए, उनको कैसे अपने अंडर में लिया जाए, इसके लिए उनको अब प्रयास करना था। तो उनको किस तरह से उन्होंने एनेक्स किया उसके बारे में हम इसमें आज पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें पहले जो आपके पास हेडिंग है, हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव। जो ट्राइबल ग्रुप थे वो कैसे रहते थे, क्या उनका रहने का तरीका था, किस तरह से वो रहते थे, तो उनके बारे में सम वर जूम कल्टीवेटर्स, उनके अलग अलग तरीके थे रहने के, उनका जीवन अलग अलग तरीके से वो रहते थे। उनमें से कुछ इस तरह रहते थे, सम वर जूम कल्टीवेटर्स, जूम कल्टीवेटर, जूम खेती कहते हैं कि एक तरह से जो ट्राइबल्स थे वो एक जगह खेती करते थे, जंगलों को काट करके और उनको जला करके वही उनकी खाद हो जाती थी और वहां पर बीज बो देते थे। जो कुछ हो गया वो ठीक है, उसको काट लिया और फिर अगली बार वहां पर खेती नहीं करेंगे, वहां पे वैसे ही छोड़ करके फैलो लैंड उसको कहते हैं, छोड़ करके अगली नई जगह खेती करेंगे, वहां घास काटेंगे, झाड़ी काटेंगे और वहां पर नई फसल उगाएंगे। फिर जो कुछ हो गया उसको लिया, फिर वहां पर भी छोड़ देंगे और फिर नई जगह करेंगे। मतलब कि उनका जो खेती का तरीका था वो रेगुलर एक ही जगह पे नहीं था, वो स्थायी नहीं थे, स्टेबल नहीं थे, वो मूवमेंट करते रहते थे। तो जंगलों का हिसाब था, बहुत अथाह जंगल हमारे पास थे उस समय, तो वो एक जगह पे जहां पर उन्होंने खेती कर दी वहां पे वापस आने में उनको कई वर्षों लग जाते थे। मतलब इतना लंबा चौड़ा एरिया में वो आराम से अपना फ्रीली वो खेती करते थे और चलते रहते थे, घूमते थे। उनको उसको कहते हैं जूम कल्टीवेशन। सम वर हंटर्स एंड गैदरर, कुछ लोग शिकारी थे जो शिकार करते थे जंगलों में, फ्रूट्स और जो फ्लावर्स हैं जो नेचुरली वनों में होते हैं उसको इकट्ठा करते थे और उसी पे अपना जीवन यापन करते थे, कुछ इस तरह से अपना काम चलाते थे। सम हार्डेड एनिमल्स, लेकिन कुछ जो लोग थे वो जानवरों के झुंडों को पालते थे, रखते थे, बकरियों के या गाय वगैरह के, ऐसे झुंड को पालते थे और उन्हीं जानवरों से अपनी आजीविका चलाते थे। तो उन्हें हार्डेड एनिमल्स मतलब जानवरों को पालने का काम करते थे, कुछ इस तरह से अपना जीवन यापन करते थे। कुछ जो थे सम टुक टू सेटल कल्टीवेशन, अब इनके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जो झूम खेती को एक जगह एस्टैब्लिश कर दिया था, जिन्होंने एक स्टेबल लाइफ स्टार्ट कर दी थी अपनी। तो उन्होंने कुछ एरिया पर अपने निश्चित फिक्स एरिया पर अपना आजीविका शुरू कर दी थी और वो सेटल हो गए थे, यानी कंटिन्यू अपनी खेती शुरू कर दी थी उन्होंने। स्टूडेंट्स, ट्राइबल जो ग्रुप था हमारा, इसमें एक इंपॉर्टेंट नाम आता है बिरसा मुंडा का। बिरसा मुंडा जो छोटा नागपुर छत्तीसगढ़ झारखंड में जो जन्मे थे, उन्होंने इन ट्राइबल्स के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया था, बहुत कुर्बानियां दी थी। जो बिरसा मुंडा थे उनको वहां छत्तीसगढ़ में यानी छोटा नागपुर में अवतार माना जाता था, भगवान का अवतार माना जाता था। मतलब उन्हें ये माना जाता था कि वो एक मिरेकुलस पावर उनके पास है, जादू की शक्ति उनके पास है। वो धान की खेती यानी खेतीबाड़ी को कई गुना बढ़ा सकते हैं, वो किसी भी रोग को ठीक कर सकते हैं, छू करके ठीक कर सकते हैं, ऐसा वो लोग उस समय मानते थे। तो बिरसा मुंडा को वो लोग अवतार मानते थे एक तरह से, यानी भगवान मानते थे। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत कम उम्र में ही बिरसा मुंडा ने अपने
अपने जो ट्राइबल ग्रुप था, अपनी जो सोसाइटी थी, उसके लिए बहुत बड़ा सेक्रीफिकेशन दिया था, बहुत बड़ा स्ट्रगल उन्होंने उसके लिए किया था। इसलिए उनको वहां पर भगवान का दर्जा उन्होंने दिया था। बिरसा मुंडा का जो बचपन है वो बहुत गरीबी में बीता, आदिवासी थे, आदिवासी जैसा जीवन जिया उन्होंने। उनके पिता बहुत जल्दी मर गए थे, तो इसलिए उनकी गरीबी में समय कटा और जो मिशनरी स्कूल में वो पढ़े थोड़ी बहुत। उसके बाद उन्होंने दूसरे एक धर्मशास्त्री से, हिंदू धर्मशास्त्री से शिक्षा ली थी, तो वहां पर वो ज्यादा प्रभावित हुए और फिर उन्होंने जनेऊ धारण भी किया। तो यानी वो हिंदू माइथोलॉजी के ज्यादा प्रभावी फॉलोअर्स थे और इसलिए उन्होंने अपने जो ट्राइबल ग्रुप है उसके लिए फिर लड़ने का प्रण किया और ये सुना उन्होंने अपने एंसेस्टर से कि भाई हमारे जो लोग थे, हमारे ट्राइबल सोसाइटी था वो बहुत डेवलप थे, बहुत ज़्यादा उनका डेवलप का मतलब कि वो बहुत फ्री थे, स्वतंत्र थे, जहाँ चाहे जहाँ जो करें, जो मर्जी, अपने स्वतंत्र थे, अपने जंगलों में रहते थे। लेकिन जब से वहाँ पर ये डिकूज आए, डिकूज मतलब चाहे वो जमींदार हों, चाहे वो देशी हों या विदेशी हों या ब्रिटिशर्स हों, सबको ही वो डिकूज मानते थे। यानी डिकूज का इंटरफेयर उनको बहुत बुरा लगा। डिकू बाहरी लोगों ने, आउटर साइडर्स जो भी आया, उन्होंने ट्राइबल्स का शोषण किया, उन्होंने ट्राइबल्स को परेशान किया, उनसे वो जमीन छीनने लगे, उनकी जो फ्रीडम थी वो उन्होंने ओवरलैप करनी शुरू कर दी। तो इस तरह से जो समय था, उस समय जो उनका दौर था वो बहुत बुरा था, क्योंकि पहले के समय में वो ज्यादा फ्री थे, ज्यादा स्वतंत्र थे, बहुत अच्छे से फ्रीली अपना काम करते थे, अपनी आजीविका करते थे, घूमते थे जंगलों में। तो अब उनको कंट्रोल लग गया, ब्रिटिश के आने से तो बहुत ज्यादा कंट्रोल लग गया। इसलिए बिरसा मुंडा ने उनका बहुत ज्यादा विरोध किया था, सभी को संगठित किया था और एक सशस्त्र विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर छत्तीसगढ़ के एरिया में बहुत जबरदस्त विद्रोह हुआ था। स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बताना चाह रहा था आपको, बुक में भी है, अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो एक तो क्या है, ट्राइबल्स में, ट्राइबल्स जो लोग थे ना वो जंगली लोग थे, जैसे मैंने पहले बताया, उनका कोई भी वहां पर जाति प्रथा नहीं थी, कोई भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, कोई भी अपर लोअर कोई भी क्लासिफिकेशन वहां पर नहीं था। उनका सबका एक ही व्यू था, एक ही तरीका था, एक ही सिस्टम था सबका जीने का, चलने का। तो इसलिए वहां पर कोई संकीर्णता नहीं थी, सब लोग अपने समान जैसे रहते थे। हाँ, धीरे धीरे जब उनका जो ये जब हम सेटल होने लगे तो उसके बाद वहां पर कुछ थोड़ा सा अंतर आया कि जैसा जो बड़े हैं या बुजुर्ग हैं या जो थोड़ा सा ताकतवर हो गया, पारिवारिक पृष्ठभूमि जिसकी अच्छी रही होगी, वो एक तरह से जमींदार बन गया, तो और बाकी लोग वो कल्टीवेटर्स से थे, किसान ही थे। तो थोड़ा सा अंतर तो बाद में आया धीरे धीरे, लेकिन शुरुआत में इनमें कोई भी भेदभाव नहीं था, कोई भी जाति प्रथा नहीं, कोई भी जन्म का कोई अंतर नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ भी नहीं मानते थे। तो इसलिए इनमें एक समानता का बढ़ावा होता, एक ही जाति की बिरादरी के लोग सब लोग जाने जाते थे, या ये लोग इसका कोई भेदभाव नहीं समझते थे अपने समाज में। स्टूडेंट्स, इस तरह से ये मेन हेडिंग्स हैं, ये मैं पार्ट 1 में बना रहा हूँ और अब आपका जो नेक्स्ट जो रेस्ट चैप्टर है वो पार्ट 2 में आपके लिए भेजेंगे।